version, Hindi and English versions as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 माननीय श्री जितिन प्रसाद जी। सर, ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, वन करेक्शन सर, जो आज की लिस्ट में क्रम संख्या 8 पर जो अंकित दस्तावेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से संबंधित है, श्री बंडे संजय जी के नाम से अंकित है, वो मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं और 11 मैंने ऑलरेडी सदन के पटल पर रखी है। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 13 वित्त विधेयक 2026, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वित्तीय विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया है, ये सरकार के जो राजस्व से जुड़े प्रस्ताव हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर सभा पटल के समक्ष रखा गया है। कोई भी जो वित्तीय राजस्व से जुड़े प्रस्ताव होते हैं वो किन्हीं अनुमानों पे आधारित होते हैं। They are based upon certain intelligent estimates and guesstimates. Mr. Chairperson, sir, the माननीय सदस्यगण, आप बैठिएगा प्लीज। दोनों मंत्री सीरियस नहीं है। आप बोलिए सर। सभापति महोदय, आप बोलिए सर। International Energy Agency has described the closure of the Straits of Hormuz as the single biggest oil crisis which the world has faced in the 20th and the 21st century, worse than the 1970 oil shock in 73 and 79. There are an estimated 11 million barrels per day and 140 billion cubic meters of LNG, which is off the market. ये जब बजट और वित्तीय विधेयक पेश किया गया था, वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इससे जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ा है और खासकर भारत के ऊपर इसका बड़ा संवेदनशील असर पड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2012-13 में 13-14 में भारत 77% कच्चा तेल आयात करता था। 25-26 में यह बढ़कर 88% हो गया। वर्ष 2013-14 में भारत 29 से 30% एलएनजी आयात करता था। वर्ष 25-26 आते आते ये 45 से 47% हो गया। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी जो इंडियन बास्केट की कीमत है फरवरी 2026 में ये लगभग $70 के आसपास थी। मार्च 2026 में बढ़कर $119.28 हो गई और 20 मार्च 2026 को ये $150 के लगभग थी। जब भी कच्चे तेल की कीमत सभापति महोदय $10 से बढ़ती है, इसका
10 या 15 बिलियन डॉलर भारत के राजस्व के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। भारत 150 से 200 बिलियन डॉलर हर साल कच्चे तेल की आयात पे खर्च करता है। ये मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर लड़ाई कल भी खत्म हो गई तो अनुमान ये है कि वर्ष 2027 के अंत तक जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से ऊपर रहेगी। और ये सिर्फ कच्चा तेल है, इसके साथ साथ LNG भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहां है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री, अच्छा है। तो एक बुनियादी प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट और वित्तीय विधेयक आधारित है, क्या वो जो अजम्पशंस हैं, वो जो बुनियादी बेसिस है, क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है? Are those assumptions on which this budget is based valid any longer? And the reason I say this is, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, उनके भाषण का एक उद्घोष था, पर जो बात वो नहीं कह रहे थे वो ये थी कि वो मुल्क को तैयार कर रहे थे कि जो आने वाले दिन हैं वो आने वाले दिन संकट भरे होंगे। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विस्तार से ये बताएं कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो LPG की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता, तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी होगी। और इसीलिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट रखा गया था 1 फरवरी 2026 को, आज 24-25 मार्च को वो सारे जो अनुमान हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। Those assumptions do not exist. So are we discussing a past which no longer exists in the form of the budget and the finance bill is my question to the finance minister. अब जो 1 फरवरी 2026 को जो वास्तविकता थी उसके ऊपर मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। जो बजट है उसका मूल रूप 53.47 लाख करोड़ रुपए था। जो राजस्व इकट्ठा करती है सरकार वो 36.51 लाख करोड़ है। जो मार्केट से, बाजार से सरकार जाके लोन लेती है, कर्ज लेती है, वो 16.95 लाख करोड़ है जो बजट रखा गया है। और जो ब्याज सरकार चुकाती है उस कर्जे के ऊपर वो 14.3 लाख करोड़ रुपए है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है सभापति महोदय कि जो कर्जा सरकार बाजार से उठा रही है, क्या वो कर्जा जो ब्याज की, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, जो ब्याज की रकम है, उसको अदा करने के लिए उठा रही है? Is the government borrowing just to service the interest on its borrowings? Because that raises a very fundamental question with regard to debt liability. अब हर सरकार का या हर मुल्क का एक उद्देश्य होता है कि एक समय जरूर आए
जब आपका जो राजस्व है और जो आपका खर्चा है उसमें एक संतुलन बने. There should be an equilibrium between your revenue and your expenditure, so that either you can have a surplus budget or at least a neutral budget, a revenue neutral budget. अब आप अगर आंकड़ों को अपने संज्ञान में लें, 2013-14 में भारत सरकार की जो डेट और लायबिलिटी थी, जो कर्जा था और जो बाकी देनदारी थी, वो 56.51 लाख करोड़ थी. 26-27 से ये जो वित्तीय वर्ष है, जब ये खत्म होगा 31 मार्च 2026 को, ये बढ़कर 214.8 लाख करोड़ हो जाएगी. 12 साल में सरकार का जो कर्ज है और देनदारी है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है. और ये एक और बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जब सरकार इतना कर्जा बाजार से लेती है तो इट क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली, क्योंकि जो आपके निजी कंपनियां हैं वो मार्केट से जाके पैसा नहीं उठा सकती, या पैसा उठाती हैं तो बहुत बड़े ब्याज दर के ऊपर, एट अ वेरी स्टीप इंटरेस्ट रेट दे हैव टू रेज फाइनेंसिंग. अब आप आओ डेट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर. वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो 55.2% था. अगर राज्य सरकारों को भी अपने संज्ञान में लें तो 29.2% था. सो क्यूमुलेटिव जो डेट टू जीडीपी रेशियो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का मिलाकर वो 84.2% है. जो एफआरबीएम एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया था, उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि 40% केंद्र का डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए और सारे जितने राज्य हैं उनको मिलाकर ये 20% होना चाहिए. तो कहां 60% सुनिश्चित किया गया था और कहां 84.2% पर सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो पहुंच गया है. और इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके स्टेट एक्सचेकर के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपका जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर पड़ता है. अब मैं नॉमिनल जीडीपी पे आता हूं. देखिए, नॉमिनल जीडीपी बजट बनाने के लिए जो रियल जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. और वर्ष 2005 में भारत की जो नॉमिनल जीडीपी थी उसका वृद्धि दर 14% था. 2009 में यह बढ़कर 20% हो गया. 2026 में यह घटकर 8% रह गया. अगर आप महंगाई दर को, कि भाई महंगाई दर कम है, अगर उसको भी आप अपने संज्ञान में लें तो ये 8% जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम है. And what happens as a consequence when the nominal GDP is of a very lesser order? Your tax buoyancy declines. इस सरकार ने अनुमान लगाया था कि उनकी टैक्स बुओयेंसी 1.1% से बढ़ेगी और पिछले वित्तीय वर्ष में यह सिर्फ 0.6% से बढ़ी है. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो अजम्पशन ऑफ ग्रोथ था वो 13% था, बढ़ा 3% से. कॉर्पोरेट टैक्स अनुमान था 9% से बढ़ेगा, बढ़ा 7% से. इनकम टैक्स अनुमान था 17% से बढ़ेगा, बढ़ा 6%. और इनडायरेक्ट टैक्स ये अजम्पशन थी कि 13% से बढ़ेगा और ये -1% से घट गया. सो इसलिए सरकार जो है वो मार्केट से जाके 16 लाख 17 लाख करोड़ रुपया कर्जा उठाती है. और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभापति महोदय, कि जो भारत का कॉरपोरेट जगत है उसको 2019-20 में बहुत रियायत दी गई. जो इफेक्टिव कॉरपोरेट टैक्स रेट आज है वो 18.85% है. इसके अलावा कि इनकम टैक्स में छूट दी गई, जीएसटी में छूट दी गई,
जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे चल रही है और आज वो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ के 17.14 लाख करोड़ हो गया है। तो सवाल ये है, सरकार इतना निजी क्षेत्र के लिए करती है, why is private corporate investment not kicking in? Why is it not firing the engines of the Indian economy over the past 6 years, despite the fact that we have now come out of COVID? So therefore, this raises some very fundamental questions about the macro financial stability of this country, which this government needs to answer. मेरे सिर्फ 2 और बिंदु रह गए हैं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो भी भारत से भागती जा रही है। अगर आप कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी 4QMA को अपने संज्ञान में लें, वो इस साल -6% है। और अगर आप नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर को अपने संज्ञान में ले, -7% है। नेट एफडीआई सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 तक नेगेटिव में रहा है। इट हैज बीन इन द नेगेटिव एरिया और इसका सीधा सीधा असर भारत के रुपए पे पड़ता है। 2014 में भारत का रुपया, आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस, जस्ट कंक्लूडिंग, जस्ट प्लीज गिव मी 2 more minutes। 2014 में भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 60.99 था, 61 रुपए पे आपको $1 मिलता था। 2026 में आज की तारीख में ये 93.34 रुपए में आपको डॉलर मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, ये जो रुपया है आज किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? अगर आपको याद हो, जो सत्ता में बैठे हैं वो कहा करते थे कि रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये रुपया किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? अंत में मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा सभापति महोदय। आपने अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आपने जो कृषि क्षेत्र है वो पूरी तरह से खोल दिया। आपने अमेरिका को यह आश्वासन दे दिया कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। इसका सीधा सीधा असर भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो उसकी सामरिक क्षमता है, उसके ऊपर पड़ता है। और विडंबना यह है कि उसी अमेरिका को आज रूस का ही नहीं, ईरान का तेल भी खोलना पड़ा है। तो मैं आज अपनी बात समाप्त करके ये कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ बजट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। This is a budget of a managed decline. And all the assumptions on which this budget was based when it was presented on the 1st of February 2026, those assumptions do not exist anymore. We would like the finance minister to enlighten us how much would be the burden of the Gulf War or the war in the Persian Gulf on the Indian economy. What will be the situation in this country after the 30th of April 2026, when the second round of polling in West Bengal is over? Thank you very much, Mr. Chairperson. Yes, sir. Please carry.